सोचो एक वकील के डेस्क पर पुलिस की तरफ से भेजी गई 5,000 पन्नों की एक फाइल रखी है। एक चार्ट शीट। हम्म बहुत आम बात है। हाँ, और उसी डेस्क पर ना एक घड़ी लगातार टिक टिक कर रही है। मतलब नए सिस्टम के हिसाब से इन 5,000 पन्नों को पढ़ने, समझने और उनमें पुलिस की एक ऐसी गलती ढूंढने के लिए सिर्फ 7 दिन का वक्त है। बिल्कुल, सिर्फ 7 दिन, और ये बहुत बड़ा दबाव है। सही में, क्योंकि अगर इन 7 दिनों में वो गलती नहीं पकड़ी गई तो किसी बेगुनाह के लिए सालों तक चलने वाले क्रिमिनल ट्रायल और कोर्ट के चक्कर लगभग तय हैं। वही तो, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक नई और बहुत ही सख्त सच्चाई बन चुकी है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर्स की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि किसी भी क्रिमिनल केस की दिशा शुरुआत में ही कैसे तय हो जाती है। हाँ, और हमारा मेन फोकस होगा नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNS 2023 पर। इसकी जो नई 7 दिन की टाइम लिमिट आई है ना, उसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन को लेकर। राइट। और आज हमने BNS की धारा 250, 262 और 274, 250, 262, 274 का काफी गहराई से अध्ययन किया है। साथ ही कुछ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि सज्जन कुमार वर्सेस CBI, P विजयन और हाल ही का राजकुमार अरोड़ा केस। इनसे हम समझेंगे कि महज संदेह और गंभीर संदेह के बीच का फर्क किसी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकता है। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम अदालत और मुकदमों की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले वो फिल्मी सीन आता है। गवाह कटघरे में खड़ा है, वकील बहस कर रहे हैं, ऑर्डर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एकदम ड्रामेटिक। पर वो तो ट्रायल का हिस्सा होता है ना। ठीक है। उससे पहले का ये जो फेज है, जिसे हम चार्ज फ्रेमिंग और डिस्चार्ज कहते हैं, असल में ये है क्या? अगर कोई नया व्यक्ति इसे समझना चाहे तो कोर्ट इस पहले लेवल पर क्या ढूंढ रही होती है? देखिए, इस फेज को समझने के लिए ना सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, प्राइमा फेसी, यानी प्रथम दृष्टया, पहली नजर में। ओके, पहली नजर में। हाँ, चार्ज फ्रेमिंग ट्रायल का पहला और सबसे बड़ा डिसाइसिव पॉइंट होता है। यहाँ कोर्ट को सिर्फ ये देखना होता है कि पुलिस ने जो भी डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स या गवाहों के बयान दिए हैं, अगर उन्हें पहली नजर में सच मान लिया जाए, बिना किसी क्रॉस क्वेश्चनिंग के, बिल्कुल बिना किसी डाउट के, अगर उन्हें सच मान ले, तो क्या वाकई कोई जुर्म बनता है? यहाँ जज को गवाहों की सच्चाई या झूठ को अभी टेस्ट नहीं करना है, वो ट्रायल में होगा। अच्छा, मतलब जज को अभी ये नहीं देखना कि पुलिस सच बोल रही है या झूठ। तो ये तो एक तरह से जैसे किसी फिल्म के ट्रेलर जैसा हो गया ना। फिल्म का ट्रेलर? हाँ। कैसे? मतलब जज वो ट्रेलर देखकर ये तय कर रहा है कि पूरी फिल्म देखने का, यानी पूरा ट्रायल चलाने का कोई ठोस आधार है या नहीं। उसे अभी पूरी 3 घंटे की फिल्म नहीं देखनी है, बस ट्रेलर देखकर डिसाइड करना है। हाँ, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। या फिर इसको हम एयरपोर्ट के कस्टम्स चेक पॉइंट की तरह भी देख सकते हैं। ओह, जैसे मेटल डिटेक्टर होता है। एग्जैक्टली, जज उस मेटल डिटेक्टर की तरह काम करता है। वो सिर्फ ये देखता है कि कोई रिस्ट्रिक्टेड चीज है या नहीं। अगर मशीन बीप करती है तो आपको रोक लिया जाएगा, ट्रायल चलेगा। राइट। कस्टम्स ऑफिसर वहां खड़े होकर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री थोड़ी निकालेगा। उसका काम सिर्फ ये देखना है कि क्या कोई गंभीर संदेह यानी ग्रेव सस्पिशन है, जिसकी वजह से आगे चेकिंग हो। उस वक्त फुल कैविटी सर्च नहीं होता। पर एक मिनट, अगर जज को स्टेज पर सिर्फ पुलिस की कहानी को ही सच मानना है, बिना किसी प्रूफ चेक के, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जज एक तरह से प्रोसिक्यूशन या पुलिस का माउथपीस बनकर रह गया। ऐसा लग सकता है। मतलब पुलिस जो भी फर्जी कहानी बनाकर लाएगी, जज कहेगा हाँ प्रिमा फेसी केस बनता है और चार्ज लगा देगा। ये तो डिफेंस के लिए बहुत बहुत खतरनाक बात है। मैं समझ सकती हूँ ये कैसा लग रहा है। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एक ढाल का काम करते हैं। सज्जन कुमार वर्सेस CBI केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक इस दर को एड्रेस किया था। ओह अच्छा, इसमें क्या कहा गया था? कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा कि अदालत सिर्फ प्रोसिक्यूशन का पोस्ट ऑफिस या माउथपीस नहीं है। जज को चार्ज फ्रेम करते वक्त अपना जुडिशियल माइंड यानी न्यायिक मस्तिष्क लगाना ही पड़ेगा। तो ये जुडिशियल माइंड लगाना प्रैक्टिकली दिखता कैसा है? एक उदाहरण से समझाएं। बिल्कुल, मान लीजिए किसी जगह कोई मर्डर हुआ। अब चार्जशीट में पुलिस कहती है कि आरोपी को 1 दिन पहले उस इलाके में देखा गया था। ठीक है। अब जज अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा। वो सोचेगा, क्या सिर्फ उस इलाके में मौजूद होना किसी को कातिल साबित करता है?
नहीं ना, ये सिर्फ एक मेयर सस्पेंशन या महाज संदेह पैदा करता है। हाँ, वो तो उधर से बस गुजर भी सकता था। वही तो। लेकिन अगर पुलिस ये प्रूफ देती है कि आरोपी को घटना के ठीक बाद उस बिल्डिंग से भागते हुए देखा गया और उसके कपड़ों पर खून के निशान थे, तो गेम बदल गया। एग्जैक्टली तब ये ग्रेव सस्पिशन या गंभीर संदेह बन जाता है। सज्जन कुमार केस का क्रक्स यही है कि अगर सबूत सिर्फ एक मेरे सस्पिशन तक ही सीमित है, तो जज की लीगल ड्यूटी है कि वो केस को आगे ना बढ़ाए, उसे वही आरोपी को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। यानी अगर केस का फाउंडेशन ही वीक है तो उस पर ट्रायल की ऐसी लंबी चौड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, ये सब बातें सुनने में कितनी परफेक्ट लगती हैं, पर ग्राउंड रियलिटी हमेशा अलग ही होती है ना। इंडिया में इस कस्टम्स चेक पॉइंट को क्रॉस करने में ही लोगों की आधी जिंदगी निकल जाती थी। सालों लग जाते थे सिर्फ ये तय होने में कि चार्ज क्या लगेगा। और इसी थका देने वाले सिस्टम को ब्रेक करने के लिए ही तो BNSS 2023 में ये सबसे बड़ा बदलाव लाया गया है। नया रूल बिल्कुल क्लियर है, अब डिले का कोई स्कोप नहीं है। हाँ, वो 7 दिन वाला रूल। हाँ, नए कानून के हिसाब से कमिटमेंट होने के या फिर डॉक्यूमेंट्स मिलने की डेट से ठीक 7 दिनों के अंदर अंदर डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करना मैंडेटरी है। वेट, ये 7 दिन की डेडलाइन ऑन पेपर तो बहुत रेवोल्यूशनरी लगती है कि जस्टिस जल्दी मिलेगा, पर जरा एक डिफेंस लॉयर के पर्सपेक्टिव से सोचिए। कई बारी पुलिस की चार्जशीट 10-10 हजार पन्नों की होती है। सैकड़ों गवाह हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा है। एक आम वकील 7 दिन के अंदर उन हजारों पन्नों को कैसे पढ़ेगा? उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे निकालेगा? ये बहुत ही वैलिड कंसर्न है। ये तो डू और डाई से भी आगे की चीज लगती है मुझे। एक छोटी सी डेडलाइन मिस हुई या कुछ पेज पढ़ने छूट गए तो आपका क्लाइंट सीधा ट्रायल में धकेल दिया जाएगा। मैं मानती हूँ दबाव बढ़ा है, पर इस बदलाव को थोड़ा एक अलग एंगल से देखना पड़ेगा। पुराने सिस्टम में ना इस डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बहाने को इंटेंशनली यूज किया जाता था ताकि केस सालों तक लटका रहे। अच्छा, डिले टैक्टिक्स। बिल्कुल। और हाल ही में 2026 के डॉक्टर आनंद राय केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया है। उन्होंने क्लियर किया है कि टाइम लिमिट को फॉलो करना ही पड़ेगा। सिस्टम को तेज करने के लिए थोड़ा प्रेशर तो डालना ही होगा ना। पर लोग कोर्ट नहीं आ पाते, उसका क्या? उसके लिए BNSS में अब वर्चुअल हियरिंग का ऑप्शन जोड़ दिया गया है। अब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हैवी बारिश थी या जेल से कैदी को कोर्ट नहीं लाया जा सका। वर्चुअल हियरिंग करो और आगे बढ़ो। अगर लॉयर 7 दिन में फ्लो नहीं ढूंढ पाता तो अदालत चार्ज फ्रेम करके सीधा ट्रायल चालू कर देगी। बाप रे, टाइम के खिलाफ रेस है पूरी। अच्छा, एक टेक्निकल चीज पूछता हूँ। अगर 7 दिन के अंदर डिफेंस अपनी बात साबित कर दे और जज कहे कि हाँ केस वीक है, वो आदमी को छोड़ दे, इसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। हाँ, डिस्चार्ज। पर क्रिमिनल लॉ में एक और वर्ड बहुत फेमस है, एक्विटल, यानी दोष मुक्ति। आम पब्लिक के लिए तो दोनों का मतलब यही है कि बंदा छूट गया, पर क्या लीगल टर्म में इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस है? ओ, जमीन आसमान का डिफरेंस है और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, डिस्चार्ज का मतलब है कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही कोर्ट ने बोल दिया कि अभी एडिक्वेट प्रूफ नहीं है। ठीक है, पर ये कोई परमानेंट क्लीन चिट नहीं होती। परमानेंट नहीं है, मतलब दोबारा केस खुल सकता है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए 6 महीने बाद पुलिस को कोई नया मर्डर वेपन मिल गया या कोई नया आई विटनेस मिल गया, तो उसी आदमी पर उसी क्राइम के लिए केस फिर से खोला जा सकता है। ओह वाओ, और एक्विटल में ऐसा नहीं होता? नहीं, एक्विटल तब होता है जब पूरा ट्रायल चल चुका हो, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, सबूतों की थॉरो चेक हो गई और एंड में जज ने वर्डिक्ट दिया कि ये इंसान निर्दोष है। एक बार एक्विटल हो गया तो बस चैप्टर क्लोज्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डबल जेपडी का रूल है, यानी एक ही जुर्म के लिए किसी भी व्यक्ति पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, फिर चाहे पुलिस को बाद में कितने भी नए सबूत क्यों ना मिल जाए। ये तो सच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिस्चार्ज एक टेम्पररी रिलीफ हो सकता है, पर एक्विटल फाइनल विक्ट्री है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट तय हो गई, पर देखा जाए तो हर केस एक जैसा थोड़ी होता है। एक तरफ मोबाइल चोरी का केस है और दूसरी तरफ एक ब्रूटल मर्डर का। दोनों की प्रोसेसिंग एक जैसी तो नहीं हो सकती ना? बिल्कुल नहीं। तो क्या अदालत में डिस्चार्ज मांगने की जो स्ट्रैटेजी है वो इस बात पर डिपेंड करती कि क्राइम कितना बड़ा या छोटा है? 100%। किस टाइप का ट्रायल चल रहा है, डिफेंस की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से उस पर बेस्ड होती है। BNSS बेसिकली ट्रायल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है: सेशंस ट्रायल,
वारंट केस और समन्स केस। ओके, 3 लेवल्स हो गए। हाँ, और इन तीनों में जज को कन्विंस करने का जो बेंचमार्क है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। तो सबसे सीरियस केसेस की बात करते हैं पहले, जैसे मर्डर या डकैती। ये तो सेशंस कोर्ट में जाते हैं, राइट? बीएनएसएस का सेक्शन 250 इनकी बात करता है। यहाँ डिफेंस को क्या साबित करना पड़ता है? देखिए, सेशंस ट्रायल में क्योंकि सजा बहुत हैवी होती है, आजीवन कारावास या मौत की सजा भी हो सकती है, इसलिए सेक्शन 250 कहता है कि डिफेंस को कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि केस आगे बढ़ाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। नो सफिशिएंट ग्राउंड। नो सफिशिएंट ग्राउंड मतलब पुलिस के डॉक्यूमेंट्स एकदम खोखले हैं। हाँ, उनमें ट्रायल की फाउंडेशन रखने तक की जगह नहीं है। इसको अगर मैं क्रिकेट की भाषा में बोलूं तो ये एक लंबा टेस्ट मैच खेलने जैसा है। सही पकड़ा आपने। और उसके बाद आते हैं वारंट केसेस, सेक्शन 262। ये शायद वो केसेस हैं जो सीरियस तो हैं पर मर्डर जितने सीरियस नहीं। इनमें क्या स्केल होता है? वारंट केसेस में डिफेंस को बस ये दिखाना होता है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं वो पूरी तरह से आधारहीन या ग्राउंडलेस हैं। यहाँ जज की चेकिंग का स्कोप थोड़ा सा अलग होता है, पर एंड गोल वही रहता है। अगर पुलिस की स्टोरी लॉजिकल नहीं है तो डिस्चार्ज। क्रिकेट एनालॉजी के हिसाब से ये वनडे इंटरनेशनल जैसा हो गया। और सबसे नीचे आते हैं समन्स केसेस, सेक्शन 274। मेरी समझ से ये छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं जहां कोई प्रॉपर लंबा चौड़ा प्रोसीजर या चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती। बस जज आरोपी को बुलाता है और कहता है कि भाई तुम पर ये आरोप है। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्या इन छोटे केसेस में भी किसी को डिस्चार्ज मिल सकता है? यहीं पर बीएनएसएस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। पुरानी सीआरपीसी में ना समन्स केसेस के लिए डिस्चार्ज का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल ही नहीं था। इसका रिजल्ट ये होता था कि छोटे छोटे मामलों में भी लोग सालों तक कोर्ट आते रहते थे। ओह, हरासमेंट अलग से। बिल्कुल, पर अब नई संहिता के सेक्शन 274 में एक नया प्रोवाइजो ऐड किया गया है। अब मैजिस्ट्रेट के पास एक्सप्लिसिट पावर है कि अगर उन्हें शुरुआती सुनवाई में ही लगता है कि कंप्लेंट एकदम बोगस या आधारहीन है, तो वो बिना पूरा ट्रायल चलाए आरोपी को तुरंत रिलीज कर सकते हैं। वाह, ये तो T20 मैच की तरह हो गया। शुरू होते ही बैट्समैन ने अंपायर यानी मैजिस्ट्रेट को बता दिया कि बॉल खेलने लायक ही नहीं थी, नो बॉल थी, और मैच वहीं खत्म। बिल्कुल, इससे सिस्टम पर से फालतू केसेस का बोझ काफी कम होगा। लेकिन अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर। स्ट्रैटेजी बन गई, केस का टाइप पता चल गया, 7 दिन की डेडलाइन सर पर है। वकीलों की पूरी टीम उस चार्जशीट में आखिर ढूंढ क्या रही होती है? वो कोर्ट में खड़े होकर फिजिकली क्या दिखाएंगे कि देखिए जज साहब, केस आधारहीन है। हवा में बातें तो नहीं कर सकते ना? यहीं पर तो असली लीगल ब्रिलियंस काम आती है। देखिए, डिफेंस अपनी तरफ से कोई नया एविडेंस तो ला नहीं सकती। कोई अपना नया वीडियो या विटनेस नहीं ला सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके हाथ बंधे हुए हैं। उन्हें पुलिस के ही बुने हुए जाल में पुलिस की ही गलतियां निकालनी होती हैं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, और इसमें सबसे बड़ा वेपन बनते हैं प्रोसीजरल वायलेशंस, यानी प्रक्रियात्मक उल्लंघन। ये पेपर पर कैसा दिखता है? कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे? जरूर। अरेस्ट के रूल्स को ही ले लीजिए। बीएनएसएस का सेक्शन 41 और 41A, जो पुरानी सीआरपीसी में भी था, इसके हिसाब से अगर सजा 7 साल से कम है तो पुलिस सीधे अरेस्ट नहीं कर सकती, पहले नोटिस देना होता है। राइट, अर्नेस्ट कुमार गाइडलाइंस वगैरह जो थी। बिल्कुल वही। अब एक स्मार्ट डिफेंस लॉयर सिर्फ एफआईआर थोड़ी बढ़ता है, वो देखेगा पुलिस की केस डायरी का टाइम स्टैम्प और उसको मैच करेगा पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से। अच्छा, क्रॉस रेफरेंसिंग। हाँ, अगर डायरी में पुलिस ने लिखा है कि अरेस्ट शाम 5 बजे हुई और नोटिस दिया गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि आरोपी को तो सुबह 10 बजे से ही लॉकअप में डाल रखा था, तो ये एक बहुत सीरियस प्रोसीजरल वायलेशन हो गया। ओहो, ये तो पूरी फाइल की क्रेडिबिलिटी पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देगा। एग्जैक्टली। एक बार प्रोसीजरल फ्लॉ मिल गया तो कोर्ट का पुलिस पर से ट्रस्ट हिल जाता है। और मुझे लगता है इसी तरह फोरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट्स का भी यूज करते होंगे वकील लोग। बहुत ज्यादा। मतलब सोचिए, अगर पुलिस एफआईआर में लिखती है कि आरोपी ने आधी रात को तलवार से हमला किया, पर जब वकील साहब मेडिकल रिपोर्ट खोलते हैं तो पोस्टमार्टम में लिखा है कि मौत सुबह के टाइम हुई है, और वो भी किसी जहर की वजह से। हाँ, दोनों डॉक्यूमेंट्स तो पुलिस के ही हैं, पर दोनों की दिशा एकदम अलग अलग जा रही है। तो क्या सिर्फ एक ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन के बेसिस पर लॉयर उस केस को उसी वक्त गिरा सकता है? 100% गिरा सकता है। और ये हवा में नहीं कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं इस पर, जैसे पी विजयन केस और शिरोद सिंह अहलावत केस। और इनमें क्या हुआ था? इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कहा है कि जब प्रोसिक्यूशन के अपने ही 2 को डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आई विटनेस का बयान
और फोरेंसिक रिपोर्ट एक दूसरे को डायरेक्टली काट रहे हों, तो आप इसको कोई छोटी-मोटी गलती नहीं बोल सकते। ये कॉन्ट्रडिक्शन केस की पूरी फाउंडेशन को ही हिला देता है। और ये वही पॉइंट है जहां वो ग्रेव सस्पिशन गिरकर वापस मेरे सस्पिशन बन जाता है। एकदम पॉइंट पर आए आप। जब स्टोरी में इतने बड़े होल्स होंगे तो ये प्रूव हो जाता है कि क्राइम के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी लीगल तत्व, वो वहां प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसे में जज उन ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर भी केस को आगे नहीं बढ़ा सकता और डिस्चार्ज मिल जाता है। क्या स्ट्रैटेजी है? मतलब पुलिस की ही तलवार लेनी है और उसी से उन्हीं की चार्जशीट काटनी है। बिल्कुल। लेकिन चलिए एक डेविल्स एडवोकेट वाला सिनेरियो देखते हैं। कोर्ट कोई मैथ्स का फॉर्मूला तो है नहीं, एक चेस का गेम है, हर चाल काम नहीं आती। सही बात है। मान लीजिए डिफेंस ने रात दिन एक करके 7 दिन में सारी कमियां निकाल ली, फॉरेंसिक रिपोर्ट की कंप्लीटली धज्जियां उड़ा दी, पर जज फिर भी नहीं माना। जज ने बोला नहीं भाई, मुझे तो ट्रायल लेने लायक लग रहा है, और उसने चार्ज फ्रेम कर दिया। तो क्या अब सब खत्म? क्या अब क्लाइंट को हर हाल में सालों लंबा ट्रायल झेलना ही पड़ेगा, या अभी भी कोई रास्ता बचा है? कानून में ना हमेशा चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, दरवाजे पूरी तरह कभी बंद नहीं होते। अगर जज ने चार्ज फ्रेम कर भी दिए हैं और लॉयर को लगता है कि गलत धारा लग गई है, तो बीएनएसएस के सेक्शन 238 से 240 के अंडर प्रोविजंस है। ओके, कैसे प्रोविजंस? कोर्ट के पास सेक्शन 239 बीएनएसएस के अंडर, जो पुरानी सीआरपीसी का 216 हुआ करता था, एक पावर होती है ऑल्टरेशन की, यानी चार्ज बदलने की। ट्रायल के दौरान फाइनल जजमेंट आने से पहले किसी भी पॉइंट पर जज लगाए गए चार्जेस को ऑल्टर कर सकता है। वेट, तो क्या इसका मतलब यह है कि जज ट्रायल के बीच में खुद का ही लगाया हुआ चार्ज हटाकर इंसान को अचानक से डिस्चार्ज कर देगा? नहीं नहीं नहीं, यहीं पर 2025 का राजकुमार अरोरा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पिक्चर में आता है। इस ऑर्डर ने एक बहुत क्लियर बाउंड्री सेट कर दी है। क्या बाउंड्री? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो आप उस चार्ज को टोटली डिलीट नहीं कर सकते, और ना ही उस पॉइंट पर आरोपी को अचानक से डिस्चार्ज किया जा सकता है। अच्छा, मतलब पीछे नहीं जा सकते? हाँ, आप चार्जेस में कुछ नया ऐड कर सकते हैं या फिर उसे ऑल्टर करके किसी और धारा में शिफ्ट कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि उस बदलाव से आरोपी को कोई नुकसान या लीगल लैंग्वेज में प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इसको एक आम जिंदगी की एनालॉजी से समझूं, एक बार ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल गई यानी चार्ज लग गया, तो आप उस ट्रेन को हवा में गायब नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ट्रेन कभी चली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। आप ज्यादा ये कर सकते हैं कि आगे आने वाले जंक्शन पर उस ट्रेन का ट्रैक बदलवा दें, यानी उसको ऑल्टर कर दें। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। ट्रेन को डीरेल नहीं कर सकते, सिर्फ रूट बदल सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेन एकदम ही गलत दिशा में जा रही है और लोअर कोर्ट ट्रैक बदलने को तैयार ही नहीं है, तो डिफेंस के पास एक आखिरी और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बचता है। वो क्या? कानून ने सभी मैजिस्ट्रेट्स के लिए मैंडेटरी किया है कि वो जो भी ऑर्डर देंगे, चाहे चार्ज फ्रेमिंग का हो या डिस्चार्ज रिफ्यूज करने का, उन्हें प्रॉपरली रिटन रीजन देना पड़ेगा, जिसे हम स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, मतलब मैजिस्ट्रेट बस फाइल पे ये लिखकर छुट्टी नहीं पा सकता कि मैं इस रिजल्ट पर पहुंचा हूं। उसे स्टेप बाय स्टेप बताना होगा कि उसने डिफेंस की बातों को क्यों रिजेक्ट किया। एग्जैक्टली, उसे रीजन फ्रेम करना होगा, और यही जो रिटन रीजन होता है ना, यही हाई कोर्ट में एंट्री का टिकट बनता है। ओह, यानी एपेलेट स्टेज। हाँ, इन्हीं रिटन ऑर्डर्स में जो लीगल फ्लॉज होते हैं, उनको पॉइंट आउट करके डिफेंस लॉयर हाई कोर्ट जा सकता है और सेक्शन 528 बीएनएसएस, जो पहले फेमस 482 सीआरपीसी हुआ करती थी, उसके अंडर रिवीजन या कॉशिंग की पिटिशन डाल सकता है। तो हाई कोर्ट पूरा केस वहीं कैंसिल कर सकता है? अगर हाई कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट का स्पीकिंग ऑर्डर इलॉजिकल है या बेसिक लीगल टेस्ट्स फेल कर रहा है, तो हाई कोर्ट अपनी स्पेशल इनहेरेंट पावर्स यूज करके उस पूरे केस को, उस पूरी प्रोसीडिंग को वहीं के वहीं क्वॉश यानी रद्द कर सकता है। कमाल है। ये जानना सच में बहुत रिलैक्सिंग है कि एक बार ऑर्डर आने के बाद भी अपील के लेयर्स मौजूद हैं, अभी सांस अटकी नहीं है। बिल्कुल, ऑप्शंस हमेशा होते हैं, बस उन्हें यूज करना आना चाहिए। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में हमने वाकई एक बहुत ही टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की परतें खोली हैं। हमने देखा कि कैसे चार्ज फ्रेमिंग कोई मिनी ट्रायल नहीं है, बल्कि कोर्ट का वो कस्टम्स चेक पॉइंट है जहां मेरे सस्पिशन और ग्रेव सस्पिशन की छटाई होती है। और हमने ये भी समझा कि बीएनएसएस 2023 का जो नया 7 दिन का रूल है, वो लॉयर्स के लिए एक चैलेंज जरूर है, पर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है।
अगर सही वक्त पर सीसीटीवी टाइम स्टैम्प्स और फोरेंसिक रिपोर्ट्स के उन कॉन्ट्रडिक्शंस को हाईलाइट कर दिया जाए, हाँ, और प्रोसीजर पकड़ लिया जाए। तो ट्रायल शुरू होने की नौबत ही नहीं आएगी, केस पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। वही तो। और अगर किसी को इन लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में जानना है तो इससे क्लियर मैसेज मिलता है। एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस अदालत में जोर से चिल्लाकर या एक्टिंग करके नहीं बनता। वो बनता है कोर्टरूम से बाहर एक शांत कमरे में बैठकर उन हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स में एक छोटी सी गलती ढूंढने से। नॉलेज और अलर्टनेस ही असली पावर है। एकदम सही। तो हम अपनी आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल है जिस पर आपको सोचना चाहिए। देखिए, BNSS 2023 का मेन एम यही है कि इस 7 दिन की स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के जरिए कानूनी प्रक्रिया में होने वाली देरी को रोका जाए। सिस्टम को स्पीड देना बहुत जरूरी है। हाँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाला लॉजिक। पर मेरा सवाल ये है, क्या टाइम लिमिट का ये हेवी प्रेशर, जहां हर चीज क्लॉक के हिसाब से करनी है, वो जजेस की उस ब्रॉड प्रोबेबिलिटी को गहराई से समझने की शक्ति पर नेगेटिव असर तो नहीं डालेगा? ये बहुत डीप बात कह दी आपने। हाँ, जब घड़ी भाग रही हो और आपके सामने 10,000 पन्नों की रिपोर्ट रखी हो, तो कहीं हम जस्टिस की स्पीड को जस्टिस की क्वालिटी से ज्यादा प्रायोरिटी तो नहीं देने लग गए हैं? इस बारे में जरूर सोचिए। जरूर सोचिए। मिलते हैं आपसे अगले डीप डाइव में। तब तक डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ते रहिए।